नमस्कार। होप आप सभी बहुत अच्छा कर रहे होंगे, जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे और खूब पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं डॉक्टर स्वाति मिश्रा अपने चैनल स्वेट्स पैशन पे आज MSA राव का सेकंड पार्ट लेकर के आई हूँ। इससे पहले हम लोगों ने MSA राव को पढ़ लिया है, उनके कुछ पॉइंट्स को पढ़ लिया है। मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी कि हम लोगों ने ऑलरेडी क्या क्या प्रीवियस वीडियो में देख लिया है। तो उनके लाइफ स्केच को देख लिया है, उनके राइटिंग्स को देख लिया है कि उन्होंने किन किन एरियाज पे मतलब कौन कौन से उनके रिसर्च पेपर्स हैं, बुक्स हैं, इनको देख लिया है। उनके डोमेन एरिया क्या क्या है, मतलब किन किन एरियाज पे उन्होंने बेसिकली वर्क किया है, वो भी हम लोग पढ़ चुके हैं। और सोशियोलॉजी ऑफ माइग्रेशन पे डिटेल मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुकी हूँ प्रीवियस वीडियो में। तो ये 4 टॉपिक हम लोगों ने पिछले वीडियो में कवर कर लिया है और इस वीडियो में मैं उनके सोशियोलॉजी ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन पे थोड़ा सा बताऊंगी, साथ में फ्रिंज सोसाइटी के बारे में बताऊंगी और थोड़ा बहुत सोशल मूवमेंट के बारे में बताऊंगी। यहाँ पर मैंने नहीं दिया है, पर सोशल मूवमेंट पे उन्होंने क्या काम किया है बहुत थोड़ा सा उसके बारे में बताऊंगी, क्योंकि MSA राव को हम लोग अर्बन सोशियोलॉजी में ज़्यादा पढ़ते हैं, तो इस वजह से उनके फ्रिंज सोसाइटी के बारे में बताऊंगी। वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए पार्ट 3 भी मुझे बनाना पड़ा है और पार्ट 3 पूरा उनके अर्बन सोशियोलॉजी पे बेस्ड होगा। उनकी अर्बन सोशियोलॉजी पे बुक है जो कि एक एडिटेड बुक है, उसमें उन्होंने कई सारे जो स्कॉलर्स हैं, जिसमें पोकॉक हैं, लीच हैं और आशीष बोस हैं और बहुत सारे ऐसे, खुद इनका भी चैप्टर्स हैं, बहुत सारे चैप्टर्स को मिला करके वो बुक तैयार हुई है। और उस बुक में मेनली अर्बन सोशियोलॉजी, अर्बन डेवलपमेंट इन इंडिया, रूरल अर्बन डायकोटॉमी, इन सब पे एक्सप्लेन है, पूरा फुल एक्सप्लेनेशन है। तो उस बुक का मैं आपको कि किस किस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें पूरा अर्बन सोशियोलॉजी में उससे कवर करा दूंगी MSA राव के। तो इस वीडियो में इसलिए टोटल MSA राव का 3 पार्ट में वीडियो होगा। पहला पार्ट मैं ऑलरेडी आपको दे चुकी हूँ, जिसमें लाइफ स्केच, राइटिंग्स, डोमेन एरिया एंड सोशियोलॉजी ऑफ माइग्रेशन को हम लोग पढ़ लिए हैं। इस वीडियो में मैं सोशियोलॉजी ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन पे बात करूंगी, थोड़ा बहुत सोशल मूवमेंट पे, बहुत लिटिल बिट, एंड द लास्ट फ्रिंज सोसाइटी जो कि अर्बन सोशियोलॉजी का ही एक हिस्सा है, जिसे हम रूरल अर्बन कॉन्टिनम भी कहते हैं और फ्रिंज सोसाइटी भी कहते हैं। उस पे MSA राव के क्या ओपिनियन है या उन्होंने इस अपने रिसर्च पेपर फ्रिंज सोसाइटी में क्या इन्वेस्टिगेशन किया है, क्या रिजल्ट उन्होंने दिया है, वो हम बात करेंगे। एंड नेक्स्ट वीडियो में अर्बन सोशियोलॉजी, पूरा अर्बन सोशियोलॉजी पे डिटेल डिस्कशन होगा। तो चलिए ये वाला वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। अब तक आप सभी ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और दूसरों से शेयर करते रहिए। तो MSA राव को जो हम लोग सोशियोलॉजी ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, उसमें हम लोग देखते हैं कि अगर इन 1980s 80 के दशक में वो सोशियोलॉजी ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन पे काम करना शुरू करते हैं। देखिए, एक जो स्कॉलर होते हैं ना, वो अपने पूरे टेन्योर को अलग अलग हिस्से में बांटते हैं। जब वो किसी एक मुद्दे को लेते हैं तो उस पर काम करते हैं, उस पर पूरा ज्ञान अर्जित करते हैं, नए नए इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, नए नए रिसर्च करते हैं, नए नए फाइंडिंग्स लाते हैं, फिर दूसरे एरिया में स्विच ऑफ करते हैं। इसी तरह MSA राव की भी जर्नी रही है। वो पहले जब माइग्रेशन पे स्टडी किए तो उन्होंने डिटेल माइग्रेशन पे स्टडी किया, फिर फूड एंड न्यूट्रिशन पे उनका बहुत अच्छा पकड़ रहा है, सोशियोलॉजी ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन पे। तो 1980s का जो दौर था वो पूरा पूरा उनके सोशियोलॉजी ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन पे बेस्ड था, पूरा 1980s का दौर। ओके, इन्हें इनवाइटेड एज अ मेंबर ऑफ रिसर्च एडवाइजरी कमिटी ऑफ न्यूट्रिशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया। रिसर्च एडवाइजरी एक कमिटी थी, रिसर्च एडवाइजरी कमिटी ऑफ न्यूट्रिशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया। उसमें इन्हें एक मेंबर की तरह इनवाइट किया गया, वो एक मेंबरशिप लिए उसका। बहुत सारे वर्कशॉप इन्होंने कंडक्ट किया है, किस चीज़ से रिलेटेड, मदर्स पोजीशन इन चाइल्ड फीडिंग एंड न्यूट्रिशन की, एक माँ का क्या पोजीशन होता है बच्चे के फीडिंग और न्यूट्रिशन को लेकर के, इस पे इन्होंने क्या काम किया है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने मतलब इनका जो फूड और सोशियोलॉजी ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन से रहा है, उसमें इनका ये सारे वर्क रहे हैं। साथ में प्रोफेसर खरे के साथ
इन्होंने एक एडिटेड बुक भी निकाली है, फूड सिक्योरिटी एंड कल्चर करके, ठीक है। अगर आपका स्पेशलाइजेशन सोशियोलॉजी ऑफ फूड है तो डेफिनेटली आप इनके बुक को पढ़िए। मैं तो सिर्फ यहाँ पर मेंशन की हूँ, पर आप इनके बुक को पढ़ सकते हैं। और नाम याद रखिएगा, किसी भी एग्जाम्स में ये नाम पूछे जा सकते हैं। फूड सिक्योरिटी एंड खरे, फूड सिक्योरिटी एंड कल्चर, ये प्रोफेसर खरे के साथ इनकी बुक आती है, और जो कि 1986 में पब्लिश हुई थी, ठीक है। ये क्या था, कैरोलिना एकेडमिक प्रेस से ये बुक इनकी पब्लिश हुई थी। बेस्ड ऑन द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ फूड सिस्टम इन इंडिया एंड बांग्लादेश, ये बुक किस पे है बेस्ड, मेनली ये जो फूड सिस्टम है, जो हमारे जो खाद्य व्यवस्था है उसका कंपैरेटिव स्टडी है। कौन दो देशों के बीच में, इंडिया और बांग्लादेश। जो बांग्लादेश कभी भारत का हिस्सा रहा, तो आज फूड मतलब जब 1980s के दौर में इन्होंने ये किताब लिखी, 1986 में ये पब्लिश होके आई, तो उस टाइम पे बांग्लादेश और इंडिया के बीच में क्या रिलेशन रहा, किस चीज़ को लेकर के, फूड सिक्योरिटी एंड कल्चर को लेकर के, उस पर मतलब कंपैरेटिव स्टडी है फूड सिस्टम को लेकर के। इनका जो बहुत इंटरेस्ट एरिया था वो पॉपुलेशन प्रोसेस एंड फूड पे भी था, ठीक है। किस तरह से जनसंख्या की जो प्रक्रिया है और फूड है, उन दोनों में क्या आपस में प्रभाव है, कैसे कौन किसको प्रभावित करता है, इस पे भी इनका बहुत ज़्यादा डेप्थ में स्टडी है। पॉपुलेशन प्रोसेस एंड फूड पे, एक्ट एज अ फाउंडेशन ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पॉपुलेशन फूड एंड डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट। और इन्होंने क्या काम किया, PFDRI, इसका फुल फॉर्म क्या है, पॉपुलेशन फूड एंड डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि 1984 में स्टैब्लिश होता है। उसमें ये उसके इस्टेब्लिशमेंट में इनका बहुत ज़्यादा हाथ रहा है, बहुत ज़्यादा काम किए इन्होंने, और जिसका कि एक ऑफिस जो है वो दिल्ली में है और प्रोजेक्ट सेंटर मैसूर में। मैं इसलिए यहाँ पर क्यों दी कि कभी बाई चांस आपके जीएस में भी, जैसे आप असिस्टेंट प्रोफेसर्स के एग्जाम देते हैं तो उसमें जीएस के भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं, तो जीएस के क्वेश्चंस में या कभी कभी सोशियोलॉजी के क्वेश्चंस में भी ये पूछ दिया जाता है कि अब आपसे पूछ दिया जाए कि पॉपुलेशन फूड डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है, तो वो है मैसूर दिल्ली, और मतलब उसका ऑफिस जो है वो दिल्ली में है और प्रोजेक्ट सेंटर जो है वो मैसूर में है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं सोशल मूवमेंट इन इंडिया, जो इनका अगला जो स्पेशलाइजेशन इन्होंने इनका रहा है। अभी तो हम लोग पढ़े सोशियोलॉजी ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन पे, अगला जो स्पेशलाइजेशन रहा है जिसको मैंने बोला है कि सोशल मूवमेंट पे भी इन्होंने काम किया है, इस पर मैं बहुत थोड़ा सा लेके आई हूँ। तो 1970s में इन्होंने सोशल मूवमेंट पे काम किया। बहुत सारे इस सोशल मूवमेंट से जुड़े सेमिनार्स और वर्कशॉप में इन्होंने पार्टिसिपेट किया और बहुत सारे पेपर्स को प्रेजेंट किया। और साथ में सोशल मूवमेंट इन इंडिया 1978-79 में एक बुक आती है, 2 वॉल्यूम में ये बुक है और इसको इन्होंने पब्लिश भी किया। तो इनकी सोशल मूवमेंट इन इंडिया भी बुक है। तो याद रखिएगा, अगर आप बहुत सारे यूनिवर्सिटी में बीएचयू में इवन खुद सोशल मूवमेंट का पेपर है, तो सोशल मूवमेंट में हम एमएसए राव की भी किताब को पढ़ते हैं, जो कि 2 वॉल्यूम में ये किताब है। ओके, अब जो जाते हैं जिससे क्वेश्चंस ज़्यादा बनते हैं वो उनके अर्बन सोशियोलॉजी को लेकर के है। तो अर्बन सोशियोलॉजी पे बेसिकली मैं एक अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, जैसा मैंने कहा है। फिलहाल यहाँ पर मैं फ्रिंज सोसाइटी के बारे में बताऊंगी। फोक अर्बन कॉन्टिनम, आप फ्रिंज सोसाइटी, पता नहीं, मुझे नहीं पता, आप जानते हैं कि नहीं इस टर्म का नाम। रूरल अर्बन कॉन्टिनम आप जानते हैं, फोक अर्बन कॉन्टिनम भी आप जानते हैं, जिसमें रॉबर्ट रेडफील्ड का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है। उसी तरह फ्रिंज सोसाइटी भी है, जो कि अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, ठीक है। ऐसा नहीं कह रही हूँ कि एमएसए राव ने ही इस टर्म को दिया। फ्रिंज सोसाइटी जो वर्ड है, जो टर्म है, वो बहुत दिनों से ही इस्तेमाल होते आ रहा है। मैं उसके बारे में भी बताऊंगी आप लोगों को। तो चलते हैं, इनका एक पेपर है फ्रिंज सोसाइटी एंड द फोक अर्बन कॉन्टिनम। तो इन दिस पेपर, इस पेपर में इन्होंने क्या कहा है कि इन फर्स्ट पैराग्राफ ही डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ फोक सोसाइटी। इस पेपर में पहले पैराग्राफ में ही उन्होंने फोक सोसाइटी को डिफाइन किया, ठीक है, कि फोक सोसाइटी क्या होता है।
जिसमें इन्होंने रॉबर्ट रेडफील्ड का सहारा लिया। रॉबर्ट रेडफील्ड ने फोक अर्बन कॉन्टिनम को एनालिसिस किया था। हम हमेशा पूछते हैं ना कि फोक अर्बन कॉन्टिनम का कॉन्सेप्ट किसने दिया है, तो हम कहते हैं ना रॉबर्ट रेडफील्ड ने दिया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो रॉबर्ट रेडफील्ड ने इस कॉन्सेप्ट को दिया है। उसको इन्होंने अपने पहले पेपर के पहले पैराग्राफ में एनालाइज किया कि व्हाट इज फोक सोसाइटी। और रॉबर्ट रेडफील्ड की जो बुक थी वो द फोक सोसाइटी करके बुक थी, 1947 में पब्लिश हुई थी। तो उसका पहला रेफरेंस दिया और उन्होंने बताया कि व्हाट इज फोक सोसाइटी, फोक समाज क्या होता है, लोक समाज क्या होता है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं तो आप यहाँ जो मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स दिया आप उसको देख करके समझ जाएंगे। पहला है इसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक कि इट इज स्मॉल सोसाइटी। ओके, ये एक छोटा समाज होता है, स्मॉल सोसाइटी होता है। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स तो यही है। दूसरा है कि नॉन लिटरेट, ज़्यादा पढ़ा लिखा ये समाज नहीं होता है। होमोजीनियस होता है, मतलब सारी संरचना एक जैसी होती है, बहुत हेट्रोजिनिटी नहीं पाई जाती है। स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ग्रुप सॉलिडारिटी, यहाँ पर जो समूह की एकता है वो सर्वोपरि मानी जाती है। ठीक है, ग्रुप सॉलिडारिटी, अपने ग्रुप को अपने ग्रुप को सर्वे सर्वा मान लिया जाता है कि हमारा ग्रुप जो है वो हमारे लिए सब कुछ है। ग्रुप सॉलिडारिटी की बात होती है ऐसी जगह पर। बिहेवियर इज ट्रेडिशनल स्पॉन्टेनियस, यहाँ पर जो लोगों का व्यवहार होता है वो परंपरागत होता है, मतलब जो परंपरागत समाज की विशेषताएं होती हैं उससे जुड़े जो व्यवहार होते हैं। ठीक है, हम जब बिहेव करते हैं, हम एक्ट करते हैं सोसाइटी में, तो हम ट्रेडिशनली भी करते हैं और हम मॉडर्न भी करते हैं। तो जो ट्रेडिशनल बिहेव का सिस्टम होता है वो यहाँ पर होता है। इकोनॉमी इज वन ऑफ द स्टेटस रेदर देन ऑफ, इसमें क्या कहा जा रहा है कि मार्केट, जो अर्थव्यवस्था है वो बाजार से जुड़ी नहीं होती है। अर्थव्यवस्था जो है, इकोनॉमी जो है, वो एक लोगों के बस स्टेटस से जुड़ा मामला होता है। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट, ये आर्थिक रूप से स्वतंत्र होते हैं। जो लघु समाज या फोक सोसाइटी जो होते हैं ना, फोक जिसको हम लोक समाज कहते हैं, लोक समाज जो होते हैं ना वो इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि उन्हीं के यहाँ अपना हर कुछ होता है, मतलब बढ़ई भी होते हैं और मतलब कारपेंटर भी हैं और लोहार भी हैं, और उसी समाज में एक चिकित्सक भी है, उसी समाज में कपड़ा बनाने वाला भी है। तो दे आर इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट, उनको दूसरे समाज पे डिपेंडेंसी की ज़रूरत नहीं होती है। एंड नॉट मच डिवीज़न ऑफ लेबर, यहाँ पर डिवीज़न ऑफ लेबर ज़्यादा नहीं पाया जाता, मतलब हर व्यक्ति ऑलमोस्ट हर काम कर लेता है, बहुत स्पेशलाइजेशन और डिवीज़न ऑफ लेबर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे जैसे हम फोक सोसाइटी से अर्बन सोसाइटी की तरफ जाते हैं, डिवीज़न ऑफ लेबर बढ़ते चला जाता है, ये आपको पता ही है अच्छे से। नेक्स्ट इज पैराग्राफ में इन्होंने पीजन सोसाइटी को डिफाइन किया कि पीजन सोसाइटी इज अनदर पॉइंट ऑन द फोक अर्बन कॉन्टिनम। जब वो फोक अर्बन कॉन्टिनम को डिस्क्राइब करते हैं तो पहले फोक सोसाइटी को डिस्क्राइब कर लिए, उससे थोड़ा सा और एडवांस जो सोसाइटी होगा वो हो जाएगा पीजन सोसाइटी। तो उन्होंने फिर पीजन सोसाइटी को डिस्क्राइब किया है और फिर तब वो अर्बन सोसाइटी की तरफ मूव करते हैं। तो द फर्स्ट सिस्टमैटिक डिस्कशन ऑन द रूरल अर्बन फ्रिंज, अब रूरल अर्बन फ्रिंज इनका पेपर है, देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, ये इनका रिसर्च पेपर है फ्रिंज सोसाइटी पे। तो उस रिसर्च पेपर में ही मैं उसको डिस्क्राइब करी कि उन्होंने पहले पैराग्राफ में रॉबर्ट रेडफील्ड द्वारा दी गई फोक सोसाइटी को डिस्क्राइब किया, फोक सोसाइटी के कैरेक्टरिस्टिक्स को बताया। फिर आगे चल के उस पेपर में उन्होंने पीजेंट सोसाइटी को भी डिस्क्राइब किया है और उन्होंने ये भी डिस्क्राइब किया है कि रूरल अर्बन फ्रिंज, ये फ्रिज मैंने गलती से लिख दिया, FRINGE होगा, यहाँ पर D की जगह N होगा, ये आप सही कर लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि जो रूरल अर्बन फ्रिंज का कंसेप्ट है ये बहुत नया कंसेप्ट नहीं है, ऑलरेडी 1953 में ये कंसेप्ट हमें देखने को मिल जाता है, ठीक है। जब हम रूरल और अर्बन पॉइंट को डिस्क्राइब करते हैं, जब हम एक तरफ अर्बन पॉइंट को डिस्क्राइब करते हैं, एक तरफ रूरल पॉइंट को डिस्क्राइब करते हैं, तो हमें ये फ्रिंज सोसाइटी का कंसेप्ट 1953 में ही दिखता है। ये जो स्टेटमेंट है, ये इसके लिए रेफरेंस उन्होंने क्या दिया, MSA राव ने क्या रेफरेंस दिया कि ये बात कहाँ लिखी गई है, CE लाइवली एंड अदर्स
C.E. लाइवली की बुक है द सोशियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द रूरल अर्बन फ्रिंज, जो कि 1953 में आई है। उस किताब में ये चीज़ लिखा है कि जो रूरल अर्बन फ्रिंज का कंसेप्ट है वो बहुत नया कंसेप्ट नहीं है, 1953 में ही ये कंसेप्ट हमें देखने को मिल जाता है। उसके बाद से वेरीविन, आप हर जगह जब रूरल फ्रिंज सोसाइटी के कंसेप्ट को देखेंगे तो आप जीएस वेरिविन को बहुत पढ़ेंगे। अगर मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत है तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। जीएस वेरिविन 1942 में इन्होंने अपनी बुक द रूरल अर्बन फ्रिंज में डिस्क्राइब किया है फ्रिंज सोसाइटी को। और क्या डिस्क्राइब किया, अब आप फ्रिंज सोसाइटी समझेंगे कि क्या होता है। फ्रिंज सोसाइटी समझे, जानते क्या होता है, एक मैं यहाँ पर आपको समझा दे रही हूँ कि मान लीजिए कि ये रूरल एरिया है, ओके, और ये एक तरफ अर्बन एरिया है, ये शहर का क्षेत्र है और ये गांव का क्षेत्र है, ठीक है। अब ये अपना अपना विस्तार करना शुरू किया, तो आप जानते हैं कि कोर में किसी चीज़ की टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती है। अगर ये कोर की बात है तो एक गांव के कोर में, ठीक है, केंद्र में गांव की हर कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती है, मतलब जो भी एक रूरल एरिया की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो पाई जाती है। इसी तरह अर्बन एरिया के कोर में, केंद्र में हमको अर्बन कैरेक्टरिस्टिक्स जो होता है वो पाया जाता है, देखा जाता है। जैसे जैसे हम कोर से पेरिफेरी की तरफ मूव करते हैं, हम आगे बढ़ते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, इधर भी आगे बढ़ते जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, एक क्षेत्र ऐसा आता है जहां पर मान लीजिए ये एक क्षेत्र है, ठीक है, इसको मैं दूसरे कलर से भी बता दे रही हूं। ये एक क्षेत्र ऐसा आएगा जहां पर अर्बन एरियाज के भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाएंगे और जहां पर रूरल एरियाज के भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाएंगे। ऐसे क्षेत्र विशेष को हम क्या कहते हैं, फ्रिंज सोसाइटी, ठीक है। मेरे ख्याल से अब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम जीएस वेरिविन के डेफिनेशंस को पढ़ते हैं कि एज द एरिया ऑफ ट्रांजिशन बिटवीन वेल रिकॉग्नाइज्ड अर्बन लैंड यूजेस एंड द एरिया डिवोटेड टू एग्रीकल्चर, मतलब एक ऐसा क्षेत्र जो ट्रांजिशन है, जहां पर रूरल जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो भी पाए जा रहे हैं और जहाँ पर अर्बन कैरेक्टरिस्टिक्स है कुछ वो भी पाए जा रहे हैं, दोनों का जो मिश्रित रूप है वो फ्रिंज सोसाइटी के नाम से जाना जाता है। इसी तरह डब्ल्यू फेरे ने भी डिफाइन रूरल अर्बन फ्रिंज एज अ मार्जिनल एरिया। इन्होंने रूरल अर्बन इसको रूरर्बन फ्रिंज कहा है, मतलब रूरल अर्बन को मिला के रूरर्बन फ्रिंज, ठीक है, रूरर्बन फ्रिंज। इसमें इन्होंने इसको मार्जिनल एरिया के रूप में डिस्क्राइब किया है। किस किताब में, इकोलॉजिकल कंसिडरेशंस इन प्लानिंग फॉर द रूरर्बन फ्रिंज। इसमें इन्होंने ये नया टर्म दिया, देखिए, रूलर्स, आर से रूलर और फिर उसमें अर्बन जोड़ दिया जाए तो रर्बन, ओके। तो ये आप देख लिए 2-3 कंसेप्ट। उसके बाद से MSI राव ने अपने पेपर में he was also trying to involve demographical definition of fringe। इन्होंने डेमोग्राफिकल मतलब जननांकीय आधार पे भी फ्रिंज को समझाने की का प्रयास किया है। उसमें इन्होंने J.A. बीगल के कंसेप्ट को लाया। तो बीगल क्या बोलते हैं कि फ्रिंज generally occupies an intermediate position in certain demographic characteristics between the rural and the urban situations। वही बात हुई कि बस इसमें क्या टर्म या यूज हुआ, डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, जननांकीय आधार पे जहां पर ट्रांजिशन देखने को मिले बिटवीन रूरल एंड अर्बन, तो उसको हम रूरल अर्बन फ्रिंज के नाम से कहेंगे। यहाँ पर क्या होगा कि इकोनॉमिक लाइफ ऑफ फ्रिंज पीपल क्या होगा, यहाँ पर लोगों का आर्थिक जीवन क्या होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ फार्म एंड नॉन फार्म ऑक्यूपेशंस, क्योंकि एक तरफ रूरल के कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं, एक तरफ अर्बन के कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं, तो हमें फार्म एक्टिविटीज़ भी दिखाई देगी और नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ भी दिखाई देगी, मतलब वो क्रियाएं जो खेती से जुड़ी होती हैं और वो क्रियाएं जो खेती से जुड़ी नहीं होती हैं। दोनों ही तरह के इकोनॉमिक लाइफ हमें देखने को मिलेगी। कहाँ पर, फ्रिंज सोसाइटी में, बिकॉज इट इज़ अ मार्जिनल एरिया ऑफ रूरल एंड अर्बन सोसाइटी, ओके। पार्ट टाइम फार्मिंग भी दिखाई देगा कि कुछ लोग कुछ समय के लिए सिर्फ फार्मिंग करते हैं, बाकी समय वो किसी और ऑक्यूपेशन से जुड़े होते हैं। और कम्यूटिंग दिखाई देगा। कम्यूटिंग एक वर्ड है, ठीक है, कम्यूटिंग वर्ड को समझिएगा। कम्यूटिंग वर्ड मतलब होता है कि टू ट्रेवल अ लॉन्ग डिस्टेंस फ्रॉम द होम टू वर्क एवरी डे, मतलब
अब मैं फिर से यहाँ पर एक आपको समझा रही हूँ कि मान लीजिए कि ये एक मिनट, ये मान लीजिए कि ये अर्बन एरिया है, ठीक है, अर्बन एरिया है, ये रूरल एरिया है, और बीच में यहाँ पर फ्रिंज है, मतलब देयर इज अ मिक्सिंग ऑफ रूरल एंड अर्बन कैरेक्टरिस्टिक्स, ये फ्रिंज एरिया है। कम्यूटिंग मतलब क्या होता है कि यहाँ के लोग ट्रैवल करके यहाँ आए, किस चीज़ के लिए आए, काम करने के लिए आए, रोज के अर्निंग के लिए आए, इसको हम कहते हैं कम्यूटिंग, ठीक है। टू ट्रेवल अ लॉन्ग डिस्टेंस, लंबा चल करके आ रहे हैं, किस लिए, डिस्टेंस फ्रॉम होम, इनके होम से लेकर के अपने वर्क प्लेस तक, चाहे उनका वर्क प्लेस इधर हो चाहे उनका वर्क प्लेस इधर हो। कुछ लोग गांव से भी जुड़ करके काम कर सकते हैं, कुछ लोग शहर से भी जुड़ करके काम कर सकते हैं, इसको कम्यूटिंग वर्ड कहा जाता है। तो यही बताया कि MSA राव ने फ्रिंज सोसाइटी का जब डेमोग्राफिक डेफिनेशन देने का प्रयास किया, तो उसमें इन्होंने J.A. बीगल के कॉन्सेप्ट को भी जोड़ा, और साथ में J. बीगल ने जो इकोनॉमिक लाइफ के बारे में बात किया कि फ्रिंज सोसाइटी का इकोनॉमिक लाइफ कैसा होता है, उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कि ही ऑल्सो फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन द रूरल अर्बन फ्रिंज ऑफ इंडिया एंड US। ओके, फ्रिंज सोसाइटी को जब वो एक्सप्लेन करते हैं तो वो रूरल एरियाज, रूरल अर्बन फ्रिंज कहाँ के, इंडिया के, और रूरल अर्बन फ्रिंज मतलब फ्रिंज सोसाइटी ऑफ इंडिया एंड फ्रिंज सोसाइटी ऑफ US का कंपैरेटिव स्टडी भी करते हैं, डिफरेंस भी फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि US के फ्रिंज सोसाइटी में और इंडिया के फ्रिंज सोसाइटी में क्या डिफरेंस है, उसको यहाँ पर इन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। मैं बता रही हूँ कि इन यूएस में अगर देखा जाए, यूनाइटेड स्टेट्स में देखा जाए, तो इट इज़ लार्जली द रिजल्ट ऑफ डी कंसंट्रेशन ऑफ अर्बन पॉपुलेशन। फ्रिंज सोसाइटी क्यों बन रहा है, क्योंकि अर्बन पॉपुलेशन का डी कंसंट्रेशन हो रहा है, मतलब कि मान लीजिए कि ये अर्बन सोसाइटी है, यहाँ के लोग डी कंसंट्रेट मतलब एक जगह इकट्ठा ना होकर के दूर दूर इकट्ठे हो रहे हैं, दूर चले जा रहे हैं, तो यहाँ पर जो सोसाइटी बन रहा है वो फ्रिंज सोसाइटी बन रहा है। और इंडिया में क्यों है, इंडिया में माना जा सकता है कि इट इज़ ड्यू टू द पुश फैक्टर, ज़बरदस्ती लोगों को ढकेला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर सिटीज़ में, यहाँ पर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ का इम्पैक्ट पड़ते जा रहा है, मतलब एक जगह पे ऑलरेडी अर्बन एरियाज़ में इतने ज़्यादा लोग भरते चले जा रहे हैं कि वो उनको जानबूझ के इधर मूव करना पड़ रहा है ताकि पॉपुलेशन का दबाव न पड़े। ओके, तो आप समझ गए होंगे कि इन US इट इज़ लार्जली द रिजल्ट ऑफ डी कंसंट्रेशन ऑफ अर्बन पॉपुलेशन, वेयर एज इन इंडिया इट इज़ द रिजल्ट ऑफ द ग्रोइंग इम्पैक्ट ऑफ मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ ऑन द विलेज नियर बाय। क्योंकि गाँव के आसपास अब हम मतलब क्या हो रहा है कि अर्बनाइजेशन का विस्तार हो रहा है, मतलब अर्बन ग्रोथ हो रहा है, अर्बन एरियाज का विस्तार होते जा रहा है, तो उस विस्तार के कारण लोग उस फ्रिंज सोसाइटी में जा रहे हैं धीरे धीरे। ओके, MSA राव ने अपने इस पेपर में फ्रिंज सोसाइटी में बहुत सारे स्टडीज़ भी दी कि और कौन कौन से लोगों ने फ्रिंज सोसाइटी पे ऑलरेडी अध्ययन कर लिया है। तो इन्होंने बताया है कि A.R. बील्स ने भी फ्रिंज सोसाइटी का स्टडी किया है। कहाँ के फ्रिंज सोसाइटी का, तो नामहल्ली विलेज नियर बैंगलोर, बैंगलोर में, मतलब बैंगलोर तो सिटी है, बैंगलोर अर्बन एरिया हो गया और विलेज एरिया हो गया नामहल्ली, और वहाँ दोनों के बीच में जो फ्रिंज सोसाइटी पाई गई, मतलब ट्रांजिशन स्टेज पाया गया रूरल और अर्बन का, वहाँ की स्टडी A.R. बील्स ने की है। उसी तरह T.S. ट्रेंड्स ने, T.S. ट्रेंड्स ने भी मनहल्ली, ये नामहल्ली ये मनहल्ली, ठीक है, मैसूर में मनहल्ली विलेज है, वहाँ पर एक शुगर फैक्ट्री है मैसूर टाउन के पास, तो उसकी स्टडी किया। इसी तरह एनजी चापेकर ने बदलापुर, जो कि कल्याण के आसपास पड़ता है, कल्याण आप जानते हैं मुंबई के आसपास, तो वहाँ की स्टडी किया है। इसी तरह हेमलता आचार्य ने 4 विलेज अराउंड नासिक में 4 गांव का अध्ययन किया है। KM कपाड़िया, जो कि बहुत रिनाउंड सोशियोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने नवसारी गांव का स्टडी किया। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि नवसारी गांव का स्टडी किसने किया है, तो KM कपाड़िया ने, और GS घुरिये ने हवेली तालुका का स्टडी किया। ये सब फ्रिंज सोसाइटी के ही स्टडी हैं, मतलब नमहल्ली, मनहल्ली और बदलापुर और जो कुछ गांव हैं नासिक के आसपास, फिर नवासारी,
और हवेली तालुका, ये सब के सब फ्रिंज सोसाइटी के रूप में उभर के आए हैं सामने, और फ्रिंज सोसाइटी का स्टडी इन लोगों ने किया है। तो MS राव के अलावा भी इन लोगों ने स्टडी किया है, जिसको उन्होंने कोट किया है अपने पेपर में। ओके, तो आगे हम देखते हैं कि MS राव ऑल्सो स्टडीड, और MS राव ने भी एक फ्रिंज सोसाइटी का स्टडी किया, कहाँ के, दिल्ली के पास, ठीक है, रूरल अर्बन फ्रिंज ऑफ दिल्ली। दिल्ली के पास एक रूरल अर्बन फ्रिंज है जहाँ पर गांव है शमेपुर, ठीक है, शामेपुर गांव है। उस गांव का स्टडी इन्होंने क्या है, मतलब इधर दिल्ली है और उधर शामेपुर है, और जो फ्रिंज सोसाइटी है उसका, जिसमें कि 207 हाउस होल्ड थे। मतलब जो शामेपुर गांव है प्योरली विलेज भी नहीं है, प्योरली अर्बन दिल्ली भी नहीं है, तो उसका स्टडी इन्होंने किया। तो MS राव ऑल्सो कंडक्टेड द स्टडी ऑफ फ्रिंज सोसाइटी, इनके अलावा भी जिनका नाम हम लोगों ने पीछे पढ़ा है। और इन्होंने देखा है कि उस शामेपुर का अगर डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर देखा जाए तो वहाँ पर 207 हाउस होल्ड्स थे, जो कि दिल्ली शहर के नॉर्थ ईस्ट से 7 किलोमीटर दूर ये स्थित शामेपुर गांव है। ठीक है, क्या मैंने बताया कि नॉर्थ दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट से, अगर मान लीजिए ये है, ठीक है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, अगर ये दिल्ली शहर है तो नॉर्थ ईस्ट मतलब ये डायरेक्शन, तो यहाँ से दिल्ली शहर मतलब क्या हुआ कि कोर हो गया दिल्ली, और दिल्ली कोर से 7 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट में ये शामेपुर गांव पड़ता है, उसका स्टडी इन्होंने किया है। और वहाँ पर 207 परिवार थे जिसका स्टडी ने इन्होंने किया है। और इसके बारे में कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए कि जो शामेपुर गांव है ये वेल कनेक्टेड है, मतलब दिल्ली से रोड के जरिए, ट्रेन के जरिए सबसे वेल कनेक्टेड है, और वहाँ के लोग वेजिटेबल्स सप्लाई करते हैं, मतलब वहाँ पर गांव में वेजिटेबल्स ग्रो करके और उसका सप्लाई करते हैं शहरों में, मतलब दिल्ली शहर में। और इन्होंने ये जो फील्ड स्टडी किया वो ऑलमोस्ट 1957 में स्टडी इन्होंने किया है फ्रिंज सोसाइटी का। ओके, और स्टडी करने के बाद इन्होंने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट की कि फ्रिंज सोसाइटी के इन लोगों के अलावा इन्होंने क्या कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट की, ये अब मैं बता रही हूँ। तो इन्होंने पहला कैरेक्टरिस्टिक्स जो बताया वो बताया क्लास स्ट्रक्चर एंड ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी में। ठीक है, इस फॉर्म में इसमें बताया कि ग्रेटर मोबिलिटी इन द यंगर जनरेशन, जो फ्रिंज सोसाइटी में रहने वाली यंगर जनरेशन है, मतलब उस सोसाइटी जो कि ट्रांजिशन है रूरल और अर्बन पॉपुलेशन का या कैरेक्टरिस्टिक्स का, वहाँ पर जो यंगर जनरेशन है उसमें मोबिलिटी बहुत देखी जा रही है। मोबिलिटी इन द सेंस, आप सोशल मोबिलिटी पढ़े हैं, मोबिलिटी मतलब कि वो एक पीढ़ी से ऊपर की तरफ जाए या नीचे की तरफ जाए, मतलब कि अगर ऑक्यूपेशन है तो उसमें भी मूवमेंट देखा जा रहा है, कास्ट स्ट्रक्चर में भी मूवमेंट देखा जा रहा है। Caste occupation has undergone many changes under the impact of urban environmental forces. अब चूंकि फ्रिंज सोसाइटी है, यहाँ पर अर्बन का भी इम्पैक्ट पड़ रहा है और रूरल एरियाज का भी इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो अर्बन एरियाज के इम्पैक्ट पड़ने के फलस्वरूप यहाँ जो कास्ट मोबिलिटी दिखी जा रही है, कास्ट का जो अपना ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन होता था, इससे पहले हम लोगों ने इंडियन सोसाइटी में पढ़ा है कि इंडियन सोसाइटी में कास्ट जो चीज़ थी उसका अपना, आप GS घुरिये का भी पढ़ चुके हैं, उसके बाद में आपने MN श्रीनिवास का भी पढ़ा है, अलग अलग लोगों को हम लोगों ने पढ़ा है। तो उसमें देखा है ना कि कास्ट में सबसे बड़ा एक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, उनके ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन, हर जाति का अपना परंपरागत व्यवसाय होता है। पर फ्रिंज सोसाइटी में देखा जा रहा है कि ये परंपरागत व्यवसाय, जो युवा है, पीढ़ी है, वो अपने परंपरागत व्यवसाय को बहुत तेजी से बदल रही है। क्यों बदल रही है? क्योंकि इनके ऊपर अर्बन के पर्यावरण का, शहरी पर्यावरण का इम्पैक्ट पड़ रहा है। नेक्स्ट इन्होंने क्या देखा कि अर्बन मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी हैज ब्रॉट अ ग्रेटर डिग्री ऑफ कंपटीशन एंड आल्सो ऑल्टर्ड द ट्रेडिशनल एक्टिविटीज को, जो कंपटीशन हो रहा है, इकोनॉमिक कंपटीशन जो हो रहा है, आर्थिक रूप से जो प्रतिस्पर्धा हो रही है, उसने परंपरागत क्रियाकलापों को रोक दिया है। ठीक है, और अब इकोनॉमी जो है वो स्टेटस बेस्ड ना होकर के वो मार्केट बेस्ड होती जा रही है। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स इन्होंने ये फाइंड आउट किया। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या देखा कि देयर इज अ ग्रेटर नंबर ऑफ न्यूक्लियर फैमिलीज बट डू नॉट लाइक अर्बन एरियाज। अब फ्रिंज सोसाइटी में जो न्यूक्लियर फैमिलीज है वो ज़्यादा देखी जा रही है, एकदम अर्बन एरियाज की तरह तो नहीं देखी जा रही, क्योंकि अर्बन एरियाज की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है न्यूक्लियर फैमिली और रूरल एरियाज की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ज्वाइंट फैमिली।
तो जो फ्रिंज सोसाइटी, जो ट्रांजिशन सोसाइटी, जहाँ पर अर्बन और रूरल दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जा रहे हैं, वहाँ पर भी देखा जा रहा है कि न्यूक्लियर फैमिली का प्रतिशत तेजी से बढ़ते जा रहा है, पर अर्बन एरियाज जैसा तो नहीं, पर फिर भी प्रतिशत बढ़ते जा रहा है। The joint family system is still respected and its advantages are praised. पर अभी भी न्यूक्लियर फैमिली का प्रतिशत बढ़ते जा रहा है, फिर भी जो संयुक्त परिवार है उसको मान और सम्मान प्राप्त हो रहा है ऐसे जगहों पे, फ्रिंज सोसाइटी में। और लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या उन्होंने देखा कि द फैमिली ऑर्गेनाइजेशन शोज अ लेवल ऑफ एडजस्टमेंट। जो परिवार है वो एडजस्टमेंट करने की कोशिश कर रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ के लोग अब मूव करके अर्बन एरियाज में जा रहे हैं काम करने के लिए। कास्ट के जो ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस थे वो बदल रहे हैं, तो परिवार इसमें एडजस्ट कर रहा है, न्यूक्लियर फैमिली बन रहा है। तो एंड इधर इन द मतलब विच इज नॉट फाउंड इधर इन द अर्बन और द रूरल सोशियोलॉजी। दिस इज आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ सोशियोलॉजिकल इम्पैक्ट। इसको हम देखें तो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है कि जो फैमिली ऑर्गेनाइजेशन, जो परिवार का संगठन है, वो अब एडजस्टमेंट की मुद्रा में आ रहा है। रूरल एरियाज में भी उतना एडजस्टमेंट नहीं हो रहा है, अर्बन एरियाज में भी उतना एडजस्टमेंट नहीं हो रहा है, पर जो फ्रिंज सोसाइटी में एडजस्टमेंट की बात हो रही है वो ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो अगर आप रूरल अर्बन स्टडीज़ की तरफ ज़्यादा उत्सुक हैं, मतलब इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन अर्बन स्टडीज़, अगर आपका अर्बन स्टडीज़ की तरफ झुकाव है, यू आर मोर ओरिएंटेड टुवर्ड्स द स्टडी ऑफ अर्बन सोसाइटी, तो हमें फ्रिंज सोसाइटी की स्टडीज़ ज़रूर करनी होगी। तो अगर आप कोई प्रोजेक्ट ले रहे हैं या आपका पीएचडी होने जा रहा है या आप डिजर्टेशन में काम कर रहे हैं, एमए के बहुत सारे बच्चे डिजर्टेशन ले रहे हैं, तो आई थिंक अगर आपका अर्बन स्टडीज़ की तरफ झुकाव है तो एक फ्रिंज सोसाइटी पे भी आप काम कर सकते हैं। आप रूरल और अर्बन एरियाज़ के बीच में ऐसे सोसाइटी की तलाश करिए जो कि फ्रिंज की तरह काम करे, टाउन की तरह काम करे, जहाँ पर कुछ अर्बन कैरेक्टरिस्टिक्स भी हों और रूरल कैरेक्टरिस्टिक्स भी हों। और तब ये जो मैंने डेटा आपको प्रोवाइड किया है उससे देखिए कि आपके रिजल्ट कितने चेंज हो रहे हैं। बिकॉज जो एमएसए राव की स्टडी है वो तो 1950s और 60s के दौर की है, कितने ज़्यादा चेंजेस आए होंगे फ्रिंज सोसाइटी की स्टडी में, तो वो आगे देखना एक सोशियोलॉजिस्ट का एक भूमिका आ सकती है। तो एमएसए राव के आज के वीडियो में मैंने फ्रिंज सोसाइटी पे ज़्यादा एम्फेसाइज किया, और थर्ड वॉल्यूम भी आएगा। थर्ड वॉल्यूम में हम लोग इनके अर्बन सोशियोलॉजी पे ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि अर्बन सोशियोलॉजी एमएसए राव को हम अर्बन सोशियोलॉजी में ही ज़्यादा देखते हैं। तो अर्बन सोशियोलॉजी जो उनकी बुक है उसमें उन्होंने क्या क्या मेंशन किया, क्या क्या मेन, जब हम वो पढ़ेंगे तो फिर हम समझेंगे कि भारत में अर्बनाइजेशन का क्या ट्रेंड रहा। तो सिर्फ एमएसए राव को एमएसए राव के सेंस में नहीं पढ़ना है, जब भी अर्बनाइजेशन पे आपके अगर क्वेश्चन आते हैं तो भी आप इन सारी चीज़ों को कोट कर सकते हैं, तभी तो हमारे आंसर रिच होंगे ना। कैसे रिच हो, अर्बनाइजेशन आया तो हम उसमें एमएसए राव को भी कोट करें कि इनकी क्या क्या स्टडी रही। तो इस तरह से भी हम थिंकर्स को यूज़ कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम थर्ड पार्ट के साथ जल्दी ही मिलेंगे। तब तक आप इन सारी चीज़ों को पढ़ के रखिए, ध्यान से रहिए। और फिर से एक वेव शुरू हो रहा है, तो उसके लिए अपने चीज़ों को बहुत मजबूत बनाइए और मैडम को अपने सपोर्ट करते रहिए। आप सभी को मेरा खूब सारा प्यार, आशीर्वाद। बाय बाय, टेक केयर।